हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई आज आपका 15 अप्रैल 2024 है और आज से हम लोग आपकी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, आपका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो क्लासेस वगैरह उसको शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट के आपको मिनिमम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं। आपके सामने सब्जेक्ट का नाम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो हम लोग कंप्लीट बेसिक से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो प्लस आपको इसी प्रकार के जो क्लासेस वगैरह आपको सबसे पहले मिलते रहें तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सब्जेक्ट का नाम आपके सामने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका चाहे कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पर कम से कम मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली आपका जो यूपीएससी का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपकी इस सब्जेक्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो हम लोग बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो सब्जेक्ट का नाम आपके सामने आप लोग देख ही पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें इसके बेसिक्स की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो कुल मिलाकर के इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसके दो भागों में से डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका भाग है, पार्ट है, वो आपका संविधान भाग फर्स्ट, इसके अंदर आपका आता है संविधान। सेकंड है इसके अंदर आपका सेकंड नंबर ऑफ जो पॉइंट वो आपका शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था है। तो आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वहां पर स्पेशली आपका यूपीएससी सीएससी आपका जो प्री एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वहां पर इंडियन पॉलिटी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अराउंड आपके एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग पूरे में से पूरे जो मार्क्स है वो आराम से आसानी से ला सकते हैं। और साथ ही में अगर आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं तो आरएएस प्री के अंदर आपके कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन, आरएएस प्री के अंदर आपका 15 से 18 क्वेश्चन है वो आपका इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से पूरे में से जो पूरे मार्क्स है वो आराम से ला सकते हैं। तो जो आपका संविधान है, ये आपका संविधान है, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव में। तो आपका जो संविधान है ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों में आपका यहाँ से क्वेश्चन है वो बनता है। प्री प्लस मेंस दोनों में यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सेकंड आपका है भाग पार्ट सेकंड शासन व्यवस्था, ये आपका मेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपका पार्ट सेकंड मेंस एग्जाम के लिए, पार्ट फर्स्ट आपका प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिए आपका ये उपयोगी है। अब चलते हैं हम लोग संविधान क्या है, संविधान आखिर है क्या। अब पढ़ते हैं हम लोग बेसिक से संविधान। तो संविधान आपका है क्या। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय संविधान से सर्वोपरि कोई भी दस्तावेज नहीं है। संविधान संविधान एक लिखित दस्तावेज है
जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय संविधान से सर्वोपरि कोई भी दस्तावेज नहीं है। नंबर ऑफ पॉइंट सेकंड आपका है कि भारतीय संविधान में सरकार के सभी अंगों के कार्य व उनके सिद्धांतों का वर्णन भी दिया गया है। तो सरकार वो कानून के माध्यम से कार्य करती है। सरकार वो कानून के माध्यम से कार्य करती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो इसके अंदर आपका एक सिस्टम है, आपका एक पार्ट है आपके सामने। पहला आपका कानून, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है। तो जो पहला आपका भाग है वो है कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण करना यानी कानून को बनाना, इसको बोलते हैं विधायिका। सेकंड जो आपका पार्ट है वो है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, इसी को बोलते हैं कार्यपालिका। तो कुल मिलाकर के सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कानून पर न्याय देना। कानून पर न्याय देना, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। तो कुल मिलाकर के सरकार के 3 भाग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला आपका विधायिका, दूसरा आपका इसके अंदर कार्यपालिका यानी कानून को लागू करना, इसके बाद में तीसरा आपका कानून पर न्याय देना, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग आपके सामने हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो विधायिका व कार्यपालिका में संबंध होना चाहिए जिससे कि बेहतर कानून को लागू किया जा सके। अगर कानून को बेहतर लागू करना है तो वहाँ पर विधायिका प्लस जो कार्यपालिका है, विधायिका प्लस कार्यपालिका, इन दोनों में बेहतर संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में कानून की जो उपयोगिता है उसको साबित करने के लिए आपकी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है जो कि आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के संविधान में जनता के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। संविधान में जनता के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन वो दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग की परिभाषा के आधार पर संविधान को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। परिभाषा के आधार पर संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह आपका संविधान है। परिभाषा के आधार पर संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका पार्ट ए और सेकंड आपका पार्ट बी है। तो जो आपका भाग फर्स्ट है उसको बोलते हैं दार्शनिक भाग। दार्शनिक भाग संविधान को परिभाषा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपका दार्शनिक भाग, सेकंड आपका शासकीय आधार है। सेकंड आपका शासकीय आधार। तो जो आपका दार्शनिक भाग है इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी आपके सामने है। पहला जो भाग आपका है दार्शनिक भाग, तो यहां पर सबसे पहले आपके आती है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना आपका
सबसे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है। सेकंड है इसके बाद में आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, FR। इसके बाद में है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP। इसके बाद में आपका एक टॉपिक और है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये तो आपका दार्शनिक भाग। तो इन टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड जो आपका पार्ट है वो है शासकीय आधार है। तो कुल मिलाकर के सरकार को है वो 3 भागों में विभाजित आपका किया गया है। पहला आपका केंद्र सरकार, दूसरा आपका राज्य सरकार और तीसरा आपका स्थानीय सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है शासकीय आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर बहुमत, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपने एक शब्द तो आपका बार बार सुना ही होगा कि बहुमत आखिर होती क्या है, बहुमत कितने प्रकार की होती है, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुमत, यानी मेजोरिटी। बहुमत, मेजोरिटी। तो बहुत 3 प्रकार की होती है। पहला आपका सिंपल या फिर सामान्य बहुमत, दूसरा आपका स्पष्ट या फिर पूर्ण बहुमत, तीसरा आपका प्रभावी बहुमत है। तो सबसे पहले आपका आता है सामान्य या फिर सिंपल मेजोरिटी। सामान्य या फिर साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक, इसी को बोलते हैं सामान्य या फिर सिंपल मेजोरिटी है। उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कुल जो आपके मेंबर है, कुल आपके जो सदस्य हैं, उनकी संख्या है 545। आपको सपोज करना है कि वहां पर जो उपस्थित है, उपस्थित इनमें से सिर्फ और सिर्फ 400 है, 400 है, और मतदान करने के इच्छुक सिर्फ 300 ही है। उपस्थित 400, मतदान करने के इच्छुक 300 है। तो कुल मिलाकर के उपस्थित एवं मतदान का 50% से अधिक। तो 545 का आपका 50% से अधिक आप सभी लोग जानते हैं, यह आपका हुआ 300। कुल मिलाकर के 50% से अधिक आपका 300, इसको बोलते हैं सिंपल या फिर साधारण बहुमत है। इसके बाद में आपका स्पष्ट या फिर पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सेकंड आपका पूर्ण बहुमत या फिर स्पष्ट बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कुल सदस्यों के 50% से अधिक, 50% से अधिक कुल सदस्यों के। कुल सदस्यों के 50% से अधिक है। तो कुल मिलाकर के
सपोज करना आपको एग्जाम्पल के तौर पर टोटल संख्या है 545 है, तो कुल सदस्यों के 50% से अधिक, यानी 545 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपका ये आता है 273। 50% से अधिक, तो यहां पर आपको प्लस ए करना है, तो ये आपका हुआ 274। ये आपका हो चुका है कुल सदस्यों के 50% से अधिक। इसको बोलते हैं स्पष्ट या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इसके बाद में आपका तीसरा है प्रभावी बहुमत है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसके बाद में आपका तीसरा है प्रभावी बहुमत, प्रभावी संख्या के 50% से अधिक। प्रभावी संख्या के 50% से अधिक, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी है। तो प्रभावी संख्या के 50% से अधिक, यानी कि कुल सदस्य, कुल जो मेंबर है उनकी संख्या, आपको इनमें से माइनस करना है रिक्तियां। नाम आपके सामने है, प्रभावी संख्या के 50% से अधिक, तो कुल जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 545। अब इसके बाद में आपका इनमें से आपको माइनस करना है रिक्तियां, तो इनमें से आपका मृत या फिर निलंबन सस्पेंशन या फिर इस्तीफा, इनमें कुछ भी हो सकता है। इनको छोड़कर बाकी जो संख्या है उसको बोलते हैं प्रभावी संख्या। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी बहुमत के प्रकार है। तो जो बहुमत आपकी जो प्रभावी बहुमत है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा से सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी तथा राज्यसभा से प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग ही किया जाता है, और साथ में सभी विधान मंडलों यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष साथ में उपाध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष बहुमत, आपका जो प्रभावी बहुमत है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत के प्रकार है। इसके बाद में आपका एक और आता है विशेष बहुमत है। तो ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला आपका विशेष बहुमत भाग फर्स्ट, विशेष बहुमत भाग सेकंड और विशेष बहुमत भाग थर्ड है। इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये तो आपका हो चुका है मेजॉरिटी यानी बहुमत क्या होती है, बहुमत कितने प्रकार की होती है। अब चलते हैं हम लोग संविधान सभा के ऊपर है। संविधान सभा, संविधान सभा, इसके आपका जो टॉपिक है यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो बेसिक से आप आ सकते हैं। तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 1946 में किया गया था। आधिकारिक जो घोषणा है वो कैबिनेट मिशन ने की थी है। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था, जिसके 2 मुख्य रीजन थे, 2 मुख्य कारण थे। पहला आपका था समय का अभाव है, दूसरा आपका संसाधनों का अभाव है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए
भारत शासन अधिनियम 1935 के चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रयोग किया गया था। हालांकि इन सदस्यों ने 1939 में ब्रिटिश भारत सरकार के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इन सभी सदस्यों को अपने प्रांत से निर्धारित सीटों पर सदस्य चुनना या फिर मनोनीत करने का अधिकार वो दिया गया था। तो सीटों का जो निर्धारण है वो 389 किया गया था। इनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15 तथा देसी रियासतों को 93 यानी 93 सीटें आवंटित की गई थी। इसके बाद में है आपका ब्रिटिश भारत से तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया था, यह तो आपका ब्रिटिश भारत है। सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई देसी जो आपकी रियासत वगैरह है वो क्या है, हम लोग किसको देसी रियासत बोलते हैं। तो देसी रियासत उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर ब्रिटिश ने अप्रत्यक्ष तौर पर शासन किया था। अप्रत्यक्ष तौर पर शासन किया था उसको बोलते हैं देसी रियासत है। इसके बाद में है कि जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ये क्वेश्चन आपका अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था या फिर भाग लिया था। अब इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। प्रथम जो बैठक है इसके अंदर अस्थायी जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर है। अब सेकंड, इनका क्या कार्य होता है, तो अस्थायी अध्यक्ष का कार्य निर्वाचित व्यक्ति को शपथ दिलाना होता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि अस्थायी अध्यक्ष का चयन किस आधार पर किया जा सकता है, तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव 3 आधार पर किया जाता है। पहला, वह सदस्य जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो, वह सदस्य जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो। सेकंड आपका वह सदस्य जो आयु में सबसे वरिष्ठ हो। इसके बाद में तीसरा आपका राष्ट्रपति अपने विवेक से भी चयन कर सकता है। तो ये 3 आधार जिसके ऊपर अस्थायी अध्यक्ष का चयन किया जाता है, या फिर ये 3 आधार है जिनके आधार पर अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। ये तो आप प्रथम बैठक है। दूसरा आपका कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 यानी 2 दिन बाद में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को संविधान सभा की सेकंड जो दूसरी सभा है वो होती है। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि दूसरी बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो सेकंड बैठक हुई थी वहां पर अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया था। और सेकंड क्वेश्चन आपका उपाध्यक्ष, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष से चुना गया था। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। साथ में कानूनी सलाहकार बी.एन. राव को भी चुना गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है कि संविधान सभा की जो सेकेंड बैठक है वहाँ पर कानूनी सलाहकार किसे चुना गया था, तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है बी.एन. राव को चुना गया था। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन है वो किया गया था। तो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है 22। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आता है, जिसमें आपकी जो प्रारूप समिति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। टोटल 22 समिति बनाई गई थी, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। तो संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट यानी अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आता है कि भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट या फिर अंगीकृत किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट या फिर अंगीकृत किया गया था। इसी दिन नागरिकता का सिद्धांत भी लागू कर दिया गया था। इसी दिन नागरिकता का सिद्धांत भी लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या फिर अडॉप्ट किया गया था। ये आपके सामने आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका आता है कि भाई अपना संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को क्यों लागू किया गया था। इसके पीछे भी एक रीजन है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्यों लागू किया गया था, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक रीजन है कि दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी के कारण आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको 26 जनवरी 1950 को से लागू किया गया था। तो विश्व में एकमात्र संविधान जिसका निर्माण बिना किसी विवाद, नो डिस्प्यूट के हुआ वह है भारत का संविधान है, जिसका निर्माण बिना किसी विवाद के हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो कि आपको याद में रखना है, आपकी एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। बाईस जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद में आपका कि राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद में है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, सेलेक्ट वो किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले यानी फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो संविधान को तैयार होने में लगभग आपके संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन का समय लगा था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आता है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था। तो 2 साल तैयार होने में समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और इसके अंदर टोटल 11 बैठक हुई थी। संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइमिंग लगा था, और इसके अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर टोटल 11 बैठक हुई थी। राइट। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर रहने वाला है 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी।
तो संविधान में जो मूल रूप से है वो 395 यानी 395 अनुच्छेद आपके आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कभी कभी, मूल रूप से कितने आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, तो इसका आंसर है 395। 395 कितनी आपकी अनुसूचियां थी, तो इसका आंसर है 8 यानी 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। अब आता है इसके अंदर आपका मेन टॉपिक वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, अब इसको हम लोग लेते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। इतनी देर हम लोगों ने आपको जो पढ़ा है वो था आपका बेसिक, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो प्रस्तावना क्या है, इसका परिचय, सारांश और दर्शन है। तो सबसे पहले आपका आता है इसके अंदर वैश्विक परिदृश्य। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए बाध्यकारी नहीं है, परंतु लिखित संविधान के लिए बेहतर मानी जाती है। प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, परंतु लिखित संविधान के लिए बेहतर मानी जाती है। यह है इसका वैश्विक परिदृश्य। प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय होती है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय होती है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का सारांश व दर्शन भी होती है। अब चलते हैं भारतीय दृष्टिकोण में प्रस्तावना। तो यह भारत में जनता व संविधान की सर्वोच्चता को साबित करती है। क्या, प्रस्तावना। और साथ में भारतीय संविधान जनता के द्वारा अपनाया गया है, ना कि थोपा गया है। इसमें भारतीय संविधान के आदर्श व लक्ष्यों का वर्णन है। तो ये कुछ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के ऊपर है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग आपको पढ़ने वाले हैं आर्टिकल फर्स्ट यानी अनुच्छेद 1 है। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा। बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।